जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सशक्त भारत। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुत चर्चा लोगों में ये बात हो रही है कि भाई शेड्यूल कास्ट में कुछ लोग बढ़े चढ़े हैं, वे सारा आरक्षण का लाभ वही ले लेते हैं, है ना। और जो नीचे क्लास के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो अब इस बिंदु पर मतलब साफ उन लोगों का संकेत ये होता है कि शेड्यूल कास्ट में ओबीसी की तरह ही आपका होना चाहिए वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का सवाल बार बार वे लोग उठाते हैं जो शेड्यूल कास्ट से नहीं है, ठीक है, और उन लोगों को उकसाते हैं कि भाई तुम इस तरह की बात करो ताकि जो बढ़े चढ़े लोग हैं जो आगे बढ़ गए हैं वो तुम्हारा सब हिस्सा खा रहे हैं और तुमको कुछ नहीं मिल रहा। और ये हाई कंस्पिरेसी की तरह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे स्तर का लोग ही, गांव देहात के लोग ही या मान लीजिए कि जो सामाजिक न्याय विरोधी लोग ही कर रहे हैं। ये सरकारी स्तर पर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के भी मान लेके चल रहा है कि कैसे मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में वर्गीकरण करा दिया जाए। और पूरा जोर शोर से लोग लगा हुआ है और हमारे लोग भी जो शेड्यूल कास्ट के जो कमजोर लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। उनका भी लगता है कि नहीं, ये बात सही हो रहा है। इसकी तहकीकात करते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, वर्गीकरण शेड्यूल कास्ट का हो सकता है या नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस संबंध में हम तहकीकात करते हैं तो हम लोग सही बिंदु पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है। तो शेड्यूल कास्ट के बारे में पहला तो 341 का पहला भाग जो है उसमें ये बताया गया कि हु इज शेड्यूल कास्ट। तो उसमें ये कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्षेत्रवार, रीजनवार जिन जिन जातियों का नाम है, अंकित है, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जो निर्दिष्ट है, जो पब्लिश्ड है, वही शेड्यूल कास्ट है। यही सिंपली जिसका उस लिस्ट में नाम है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वो शेड्यूल कास्ट है, और जिसका उस लिस्ट में नाम नहीं है वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। यही सिंपली माने की परिभाषा है। दूसरा ये है कि शेड्यूल कास्ट के सूची में परिवर्तन हो सकता है, मतलब कि कुछ बाहर की जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जा सकता है, या जो शेड्यूल कास्ट के सूची में शामिल जातियां हैं उनको लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। उसमें प्रावधान किया हुआ है, लेकिन उसको बहुत हार्ड बनाया गया है, बहुत हार्ड बनाया गया है और आसानी से वो नहीं हो सकता है। तो उसमें हुआ कि भाई वो पार्लियामेंट कानून बना के जब पारित करेगा तब किसी को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट से हटाया जाएगा या शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में बाहर के किसी लोगों को जोड़ा जाएगा। तो ये प्रावधान है और उसके लिए प्राधिकार दिया गया है संसद को। संसद को दिया गया। इवन मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति भी चाहेंगे कि हम लिस्ट मंगा ले स्टेट से, हम कर दें, तो नहीं होगा। जब तक पार्लियामेंट नहीं पारित करेगा, कानून बनाएगा, तब तक राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। यह मान लीजिए कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का मान लीजिए कि है। दूसरा का मान लीजिए कि यही चीज है। वर्गीकरण के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, वर्गीकरण के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। वर्गीकरण का मामला उठा कहां से और कब से, इस पर जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले 1992 में मंडल आयोग के सिफारिश जो लागू हुआ था उसके विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट जो है 16 नवंबर 1992 को अपना जजमेंट दिया। और उस जजमेंट में क्या किया कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू किया। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। 9 जज बेंच था, तो 9 जज बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू किया। लेकिन उसी निर्णय में 9 जज बेंच में के जो फैसला हुआ उसी में
यह भी स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी। स्पष्ट तौर पर कहा कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी। कहने का मतलब कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में लागू होगा, एससी और एसटी में लागू नहीं होगा। इसका मतलब एससी एसटी में वर्गीकरण नहीं होगा। ये 9 जज बेंच का फैसला है। उसके बाद फिर 2000 में आंध्र प्रदेश की सरकार, तत्कालीन जो सरकार थी चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, और चंद्रबाबू नायडू ने वहां पर क्या किया कि वहां पर एक आयोग गठित किया, और आयोग का रिपोर्ट लेकर उन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को 4 भाग में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, और चारों को अपने हिसाब से अलग अलग बांट के उसका रिजर्वेशन भी तय कर दिया। जितना टोटल रिजर्वेशन था उसी में 4 जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको व्याख्या किया और कहा कि शेड्यूल कास्ट एक जो है होमोजीनियस क्लास है, हो बन चुका है, इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। होमोजीनियस क्लास का मतलब ये हो गया कि शेड्यूल कास्ट में वही लोग हैं जो अनटचेबिलिटी का शिकार है। तो अनटचेबिलिटी जो मान लीजिए हुआ, तो अनटचेबिलिटी के जो शिकार थे सभी शेड्यूल कास्ट हैं, और अनटचेबिलिटी को बांटना, उसका मेजरमेंट करना कि कम अनटचेबिलिटी हुआ, किसी के साथ अधिक अनटचेबिलिटी हुआ, किसी के साथ थोड़ा हुआ, किसी के साथ बहुत ज्यादा हुआ, तो अनटचेबिलिटी को विभक्त करना यह संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह होमोजीनियस क्लास है और अनटचेबिलिटी को बांटना संभव नहीं है, इसलिए शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण नहीं हो सकता है, और यह परमिसिबल नहीं है। यह परमिसिबल नहीं है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि, और जो उन्होंने जो उसको ईस्ट चिनैया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ईस्ट चिनैया मामला है वर्सेज आंध्र प्रदेश एवं अन्य का मामला है, तो उसमें स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर मालिक नहीं लेगा, और सब क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन परमिसिबल नहीं है एससी और एसटी में, और उसका आधार ये बनाया कि ये जो है होमोजीनियस क्लास बन चुका है, और होमोजीनियस क्लास को में जो उसमें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उसने ये भी कहा कि संविधान में वर्गीकरण का कोई प्रावधान तो है नहीं, और संविधान में सिर्फ उसमें किसी जाति को उसमें शामिल करने और उस लिस्ट से किसी को निकालने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए भारत का संसद ही सक्षम प्राधिकार है, स्टेट को कोई पावर नहीं है। तो फिर आंध्र प्रदेश सरकार कैसे कर दिया? वो कर ही नहीं सकता। एक तो वर्गीकरण का प्रावधान है नहीं, ये सिर्फ लिस्ट से निकालने जोड़ने का वही संसद को है, तो ये परमिसिबल है नहीं, ये हो गया। और उसी बीच में एक बड़ा मजेदार चर्चा किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चर्चा उन्होंने किया कि जो संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में प्रावधान किया कि शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में संशोधन हो सकता है, बाहर की कुछ जातियां आ सकती हैं या जा सकता है, यहाँ से निकाला जा सकता है, लेकिन इसको बहुत हार्ड बनाया और संसद को, भारत के संसद को इसमें सक्षम प्राधिकार बनाया गया। तो जब प्रारूप समिति की बैठक चल रही थी और ये प्रावधान को इंट्रोड्यूस करने का जिस पर चर्चा हो रहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये प्रस्ताव रखा उसमें चर्चा किया, उसमें जो ईवी चिनैया मामले में जो है ना, उसमें चर्चा में आया है। तो एक जो मेंबर थे तो उन्होंने एक संशोधन प्रस्ताव दिया कि बाबा साहब ने जो आपने जो दिया है, ये प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो आपने दिया है उसमें स्टेट को नेग्लेक्ट कर दिया है, उसमें स्टेट को आपने कोई पावर ही नहीं दिया है, तो इससे स्टेट अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगा। तो मेरी समझ से उसमें स्टेट को भी कुछ पावर देना चाहिए
और मेरा ये प्रस्ताव है कि उसमें उसको देना चाहिए। तो काफी विमर्श हुआ, काफी बातचीत हुआ और अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने बहुत सोच समझकर स्टेट को पावर नहीं दिया, बहुत सोच समझकर। उन्होंने कहा कि देखिए, आज की तारीख में अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, इसमें शेड्यूल कास्ट को पता नहीं है कि उनको क्या अधिकार है क्या नहीं है। शेड्यूल ट्राइब्स को पता नहीं होगा कि उनका क्या अधिकार है और क्या नहीं है। जो मिलेगा सत्ता द्वारा, जो दिया जाएगा उसको आसानी से वो ले लेंगे, बस जो देगा वो ले लेगा, मांग नहीं सकता, इसलिए उसको अपने अधिकार के बारे में जानकारी है ही नहीं है। लेकिन एक समय आएगा कुछ दिनों के बाद, जब शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे, अधिकार को मांगना शुरू करेंगे। अभी तक तो जो आप दे रहे हैं वो ले लेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि अपने अधिकारों को मांगना शुरू करेंगे। तो जब मांगना शुरू करेंगे तो ये होगा कि उस स्टेट का कोई मिनिस्टर उसका विरोधी हो जाएगा कि सरकार के खिलाफत कर रहा है। स्टेट से कुछ मांगने का मर्थ निकाला जाएगा कि स्टेट का खिलाफत कर रहा है, और स्टेट का कोई मिनिस्टर उसके विरुद्ध चला जाएगा, जो डिमांड कर रहा है, जो अपने अधिकार को मांगने का कोशिश कर रहा है, जो आवाज उठाएगा, उसके विरुद्ध चला जाएगा स्टेट का कोई मिनिस्टर, और उस व्यक्ति के ही विरुद्ध नहीं जाएगा, वो जिस जाति से संबंधित है उस जाति के विरोध में चला जाएगा और उस जाति को शेड्यूल कास्ट से निकालने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। हो सकता है कि सफल भी हो जाए। नतीजा ये होगा कि संविधान द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट की जो सूची तैयार है, एसटी की जो सूची है, वो सूची ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सूची डिस्टर्ब नहीं हो, सूची को बचाने के लिए जरूरी है कि इसको हार्ड बनाया जाए, आसान नहीं बनाया जाए, और बहुत सोच समझकर उसमें, और यही आधार मानने की है। तीसरा मानने की होगा, अब जो सवाल उठता है कि बहुत से जातियों को उसमें जोड़ने का, तो भाई 1950 में शेड्यूल कास्ट का लिस्ट मान लीजिए कि बना, फिर 56 में कुछ जातियों को उसमें शामिल किया गया, और लास्टली 1976 में जब काका कालेलकर आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, तो रिपोर्ट के बाद उसकी समीक्षा हुई। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, प्रस्ताव किया था कि बहुत सी जातियां शेड्यूल कास्ट की इसमें शामिल होने की सभी अहर्ताएं पूरा करती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको शेड्यूल कास्ट या इनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं किया सका। तो इसलिए इन जातियों को, और साक्ष्य के साथ उन्होंने दिया, और इन जातियों को शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल कर लेना चाहिए, उसको शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर लेना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव काका कालेलकर आयोग ने दिया था। भले पूरा रिपोर्ट केंद्र सरकार ने नहीं माना, लेकिन अंततः जो है शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट जो उसने बाहर के लोगों को दिया था, उसको 1976 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1976 के द्वारा उन लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल कर लिया गया। और लास्टली और सबसे अंतिम वही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मालिक है। उसके बाद कभी किसी ने कोई क्लेम नहीं किया और किसी आयोग ने रिकमेंड नहीं किया। तो ये सवाल मानने की हो गया। अब आती है बात 1990 में, जब बौद्धों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला, 9 बौद्धों को। तो दरअसल 9 बौद्धों को, किन बौद्धों को मिला? जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में थे। 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो इसलिए उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण उनको शेड्यूल कास्ट का फैसिलिटी नहीं मिल रहा था। तो उसमें यह निर्णय हुआ कि भाई ये जो बौद्ध धर्म में जो चले गए हैं, वे भी उतना ही प्रताड़ित हुए हैं जितना हिंदू को लोग प्रताड़ित हुए हैं हिंदू धर्म जब तक थे, वो उससे न कम न ज्यादा। तो जब उनको फैसिलिटी, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? संविधान लागू होने तक, तिथि तक कंटेस्टिबिलिटी को भी स्वीकार थे, ये भी स्वीकार थे। तो उस आधार पर उनको, जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट की सूची में थे,
और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उनको सुविधा नहीं मिल रही थी, उनको सुविधा प्रदान किया गया। तो ये साथियों जो पॉलिटिकल ये धंधा चल रहा है और शेड्यूल कास्ट को खासकर उसको डिमोरलाइज करने के लिए, शेड्यूल कास्ट को एक तरह से एकता को तोड़ने के लिए उन लोगों को आगे किया जा रहा है, ताकि जो पहले तो ये स्थिति थी कि कोई अपने सीट को भर ही नहीं पा रहे थे, शेड्यूल कास्ट लोग सब मिलकर पूरा सीट खाली रहता था तो मजा लेने वाला लेता था डी रिजर्व करा के। अब मान लीजिए सीट भरने लगा, तो जो सीट अब भरना जो शुरू हुआ है, तो अब इन लोग है कि जो सीट भरने के स्थिति में लोग हैं उनको आउट करा दिया जाए क्रीमी लेयर के नाम पर, और जो नहीं आने के योग्य हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके नाम पर सीट को बुक करा दिया जाए। उनको मिलेगा नहीं, चूंकि जो वो रहेंगे नहीं, पूरा सीट खाली रह जाएगा, फिर हम ले लेंगे। ये मान लेंगे साजिश मान लेंगे चल रहा है। तो साथियों खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों से मेरा ये अनुरोध है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सही तथ्य को जानिए, सही चीज को जानिए, इसका प्रतिकार हर एक स्तर पर करिए। जहां कहीं भी क्रीमी लेयर की बात हो तो इसको आप प्रतिकार निश्चित रूप से आप करिए, अन्यथा आपका सारा अधिकार लोग छीन लेगा। साजिश में लगा हुआ है, लेकिन हमको उम्मीद है कि धीरे धीरे जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो आपका अधिकार कोई छीनेगा नहीं, बशर्ते कि आप टाइट रहिए। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत प्रयास में है, लगातार प्रयास कर रहा है कि क्रिमिनल लगा दे। 5 जज के आता है, फिर लोवर्ट कहता है हम लगा सकते, तो लगाओ ना भाई, क्योंकि 9 जज भेज का फैसला है, तो या तो 9 जज बच करेगा चाहे ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं भेजता है इन्हीं से, कहते हम लगा देंगे, क्योंकि कर नहीं सकते हैं। बहुत प्रयास में लोग हैं, लेकिन खैर आज बहुत देर तक हम लोग इस पर बहस कर लिए, बात कर लिए। तो साथियों आगे हम और भी विषयों पर बात करेंगे। आज बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।